तो शीत युद्ध के दौर के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो शीत युद्ध मतलब क्या होता है? युद्ध होने की स्थिति में आना लेकिन रक्त रंजित युद्ध न होना। रक्त रंजित युद्ध मतलब क्या हो गया कि वो उसको मार रहा है, दोनों दुश्मन एक दूसरे को मार रहे हैं, रियली प्रैक्टिकली लड़ाई शुरू हो गई, फिजिकली लड़ाई शुरू हो गई, लेकिन युद्ध का सिचुएशन क्रिएट करना शीत युद्ध होता है। लड़ाई नहीं हो रही है, अब हो जाएगी, ऐसा लगता है कि अब लड़ाई हो जाएगी, अब सिचुएशन थोड़ा सा भी ज़्यादा डेंजर हुआ तो लड़ाई हो जाएगी, लेकिन लड़ाई हुई नहीं फाइनली। ठीक है, तो उस सिचुएशन को हम लोग कहते हैं शीत युद्ध। तो ऐसा कौन सा शीत युद्ध था जो कि उसको पढ़ना हमारे लिए जरूरी है, वो ऐतिहासिक हो गया? तो वो था नाटो मतलब अमेरिका और रशिया मतलब यूएसएसआर। अमेरिका यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो कि आगे जाकर नाटो बनाया, और यूएसएसआर के बीच में जो कोल्ड वार की सिचुएशन हुई, जो लड़ाई की सिचुएशन हुई, उसे हम कहते हैं शीत युद्ध का दौर। तो आखिर इसके बारे में क्यों पढ़ते हैं? लड़ाइयाँ तो बहुत हुई, फर्स्ट वर्ल्ड वार भी हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वार भी हुआ, फिर ये कोल्ड वार हुआ। फर्स्ट वर्ल्ड वार में भी जन धन दोनों की हानि हुई, और सेकेंड वर्ल्ड वार में भी बहुत ज़्यादा, फर्स्ट वर्ल्ड वार से कहीं ज़्यादा जन धन की हानि हुई। लोग भी अनलिमिटेड मारे गए और पैसा भी बहुत बर्बाद हुआ। समझ रहे हो? क्योंकि दुनिया और डेवलप हो चुकी थी, दुनिया और मिसाइल बना चुकी थी, बारूदी हथियार बना चुकी थी। तो इसके बारे में क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि जब एटम बम का डिस्कवरी हो चुका था और एटम बम का जब टेस्ट हुआ हिरोशिमा पे, पहला टेस्ट, तो उसका विध्वंस इतना भयावह था कि अब कोई भी एटॉमिक कंट्री से, जो जिस कंट्री के पास एटम बम है, उससे लड़ने में 100 बार सोच रहा था। उसको डर लग रहा था कि कहीं भी हमारे देश के ऊपर गलती से या जानबूझ के उसने एटम बम छोड़ ही दिया तो फिर एक बहुत बड़ा हिस्सा देश से गायब हो जाएगा, कई लोग मारे जाएंगे, हजारों लोग मारे जाएंगे, और लोग ही नहीं मारे जाते। वहाँ की आने वाली कम से कम 10-15 जनरेशन लंगड़ी लूली, किसी का हाथ नहीं है, किसी का पैर नहीं है, किसी का पोलियो मार दिया, किसी का आँख नहीं है, किसी को सुनाई नहीं दे रहा है, किसी का मुंह अजीब सा बन गया है। ऐसी जनरेशन आती है और धीरे 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 जनरेशन सुधरते हैं। तो जो एटॉमिक अटैक का रेडिएशन होता है वो बहुत भयानक होता है। समझ में आप? तो इसीलिए शीत युद्ध का दौर हम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए थे, और जो दो महान शक्तियों के बीच में जो ये टेंशन हो रहा था, मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में जो वर्चस्व की लड़ाई चल रही थी कि हम बढ़े तो हम बढ़े, और यही दोनों में क्यों था? क्योंकि बाकी जो भी पावरफुल अपने आप को समझ रहे थे, उनका जन धन की बहुत हानि हो चुकी थी, फर्स्ट वर्ल्ड वार में भी और सेकेंड वर्ल्ड वार में भी। लेकिन ये झंडा देखो, फर्स्ट वर्ल्ड वार के लास्ट में फिनिशिंग राउंड का है ये रशिया ने बर्लिन पे कब्जा किया, उस समय का है ये। जब हिटलर ने सोचा कि अब तो 2 दिन में ब्रिटेन को जीत जाएंगे, तो क्यों नहीं रशिया पे एक मोर्चा खोल देते हैं, और हमारी सेना तो बहादुर है, ओरिजिनल जर्मन लोग हैं, तो ये तो जीत ही जाएंगे। और रशिया जो था वो फर्स्ट वर्ल्ड वार का बदला लेने के लिए बेचैन था, वो तो जानता था कि जर्मनी का भरोसा नहीं किया जा सकता, तो वो पहले से ही उसकी रेड आर्मी तैयार थी, और जैसे ही मोर्चा खोला रशिया की तरफ उसने हमला कर दिया। तो क्यों वो इतना संपन्न हो गया था? क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वार में उसने पूरा भाग नहीं लिया था, जब जर्मनी ने उसको छेड़ा तब उसने अटैक किया, तो इसके जन धन की कम हानि हुई, और ऐसा भयानक अटैक किया कि तुरंत ही पूरे बर्लिन पर कब्जा और जर्मनी की हार हो गई। समझ में आया? और वो अमेरिका भी फाइनल राउंड में
जापान पे अटैक किया था और जापान पे जब फतह कर लिया उसने, तो फिर वर्ल्ड वार की समाप्ति की घोषणा ही हो गई थी। और अमेरिका के पास तो एटम बम, एटॉमिक बम भी आ चुके थे, तो अमेरिका का भी ये फाइनल राउंड ही है ये जापान पे झंडा फहराते हुए, समझ रहे हो। तो ये दोनों महाशक्ति हो चुके थे, यूएसएसआर और सोवियत संघ। हाँ, यूएसएसआर और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ये दोनों महाशक्ति हो चुके थे। तो पूरा देश जो था अपने आप को पावरफुल साबित करने के लिए कि सुपर पावर कौन है। सुपर पावर मतलब कि पूरी दुनिया का दशा और दिशा कौन तय करेगा, सबसे पावरफुल कौन है। इसमें यूएसएसआर और अमेरिका दोनों आगे बढ़ रहे थे और दोनों पावरफुल थे। तो सारी कंट्री जो थी दुनिया की, वो कोई यूएसएसआर के साथ जा रही थी और कोई अमेरिका के साथ जा रही थी। तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और ऐसे भी देश थे जो ना तो यूएसएसआर के साथ गए, ना ही अमेरिका के साथ गए, उनको गुट निरपेक्ष कहते हैं, ठीक है। उसमें भारत भी था और भारत ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। तो हम लोग गुट निरपेक्ष में ये भी देखेंगे कि भारत ने भाग तो लिया, लेकिन भारत को फायदा क्या हुआ, क्योंकि बहुत आलोचना हुई भारत की। तुम गुट निरपेक्ष नहीं थे और चाइना ने तुम्हारे ऊपर हमला कर दिया, तो इससे तो अच्छा था कि किसी एक टीम में चले जाते, चाइना से बच जाते और तुम्हारे जमीन का जो टुकड़ा था वो भी बच जाता, जो सियाचिन चाइना फोकट में लेके चला गया या धोखे से लेके चला गया। नहीं, तो ये फायदा हुआ या घाटा हुआ। कुछ लोग कहते हैं कि गुट निरपेक्ष में रहना बहुत ही घाटे का सौदा हुआ, क्योंकि सियाचिन हमारे हाथ से निकल गया। और कुछ लोग कहते हैं कि ये फायदा हुआ कूटनीतिक दृष्टि से, क्योंकि हम न तो अमेरिका के दुश्मन हो पाए, न ही रशिया के दुश्मन हो पाए, समझ रहे हो। तो सारी कहानी आगे आगे आएगी, ठीक है। तो हम लोग पढ़ते हैं क्यूबा का मिसाइल संकट। पहले शॉर्ट में पढ़ लेते हैं इसको और फिर एक एक करके पढ़ेंगे। तो क्यूबा का मिसाइल संकट क्या था कि जब सारे लोग सारे देश, कोई यूएसएसआर के साथ जा रहा था, कोई अमेरिका के साथ, तो क्यूबा एक ऐसा देश था जो आइलैंड टाइप का था और अमेरिका के थोड़ा ज़्यादा नज़दीक था, लेकिन उस पर कंट्रोल किसका था, रशिया का। तो रशिया ने सोचा कि कहीं वो अमेरिका अपने कब्जे में ज़बरदस्ती ना ले ले, तो उसने क्या किया कि क्यूबा पे मिसाइल रख दिया कि तुम ज़बरदस्ती अटैक करने आओगे तो हम मिसाइल छोड़ देंगे। और उस मिसाइल के रेंज में अमेरिका का बहुत सारा पार्ट आ चुका था। अमेरिका का बहुत नुकसान होता यदि रशिया अटैक करता तो अमेरिका को गुस्सा आया, तो अमेरिका ने उसको चारों तरफ से घेर लिया। तो उसी चूंकि मिसाइल रखा गया था वहाँ पे, इसीलिए क्यूबा का मिसाइल संकट उसको कहते हैं। जगह का नाम है क्यूबा और मिसाइल रखा था रशिया ने, तो इसीलिए मिसाइल संकट के नाम से इस घटना को पढ़ेंगे। 1961 की अप्रैल में सोवियत संघ के नेताओं को यह चिंता हो रही थी कि अमेरिका साम्यवादियों द्वारा शासित क्यूबा पर आक्रमण कर देगा और इस देश के राष्ट्रपति फिदेल कास्त्रो का तख्ता पलट हो जाएगा। मतलब जो क्यूबा के राष्ट्रपति थे फिदेल कास्त्रो, उनका तख्ता पलट हो जाएगा, कोई वो अपने मर्जी से राष्ट्रपति बना देगा और वो अटैक करेगा ही करेगा। ये डर सता रहा था सोवियत संघ के नेताओं को। अब क्यूबा के बारे में जानते हैं। क्यूबा अमेरिका के तट से लगा हुआ एक छोटा सा द्वीपीय देश है, मतलब आइलैंड टाइप का देश है। क्यूबा का जुड़ाव सोवियत संघ से था। क्यूबा सोवियत संघ को सपोर्ट करता था, सोवियत संघ का सपोर्टर था। सोवियत संघ उसे कूटनीतिक तथा वित्तीय सहायता भी देता था, मतलब पैसा फंडिंग भी करता था और सलाह भी देता था, और भी बहुत सारे तरीके से सोवियत संघ उसको फायदा पहुंचाता था। लेकिन वो नज़दीक था अमेरिका के, इसलिए सोवियत संघ को डर सता रहा था। सोवियत संघ के नेता निकिता ख्रुश्चेव ने क्यूबा को रूस के सैनिक अड्डे के रूप में बदलने का फैसला लिया। इसने सोवियत संघ के नेताजी ने सोचा कि
उसको रशिया का सैनिक अड्डा बना देते हैं, रशिया की आर्मी उतार देते हैं वहाँ पे। 1962 में क्या किया उसने, ख्रुश्चेव ने क्यूबा में परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी। क्लियर है? हाँ, रशिया ने क्यूबा में परमाणु मिसाइल रख दिया क्यूबा की सुरक्षा के लिए। क्लियर है? और रशिया की सेना भी वहां उतार दिया। और याद रखना, ये घटना से हम पूरी दुनिया का ध्यान क्यूबा मिसाइल क्राइसिस की तरफ था, मिसाइल संकट की तरफ था, और चाइना ने धोखे से हमारे देश पे आक्रमण भी किया था, और उस युद्ध में हमारे देश की हार हुई थी, और सियाचिन उसी में हम लोग खो दिए थे। तो 1962 का डेट याद रखना, 1962। क्लियर है? तो रशिया ने क्या किया, डर के मारे परमाणु बम रख दिया। कहाँ पे? क्यूबा में। इन हथियारों की तैनाती से पहली बार अमेरिका नजदीक की निशाने की सीमा में आ गया, मतलब उस मिसाइल के रेंज में आ गया बहुत सारा पार्ट अमेरिका का। क्लियर है? परमाणु बम के। अब वो चाहता तो परमाणु बम छोड़ के अमेरिका को बहुत नुकसान पहुंचा सकता था। तो किसी भी देश को खतरा हो सकता है तो होगा, तो वो अपनी सुरक्षा चाहेगा। हथियारों की इस तैनाती के बाद सोवियत संघ पहले की तुलना में अब अमेरिका के मुख्य भूभाग के लगभग दोगुने से ज्यादा शहरों पर या ठिकानों पर हमला बोल सकता था। क्लियर है? अब वो अमेरिका के ज्यादा नजदीक था, बहुत नुकसान पहुंचा सकता था रशिया। अब देखो अमेरिका ने क्या किया। क्यूबा में सोवियत संघ द्वारा परमाणु हथियार तैनात करने की भनक अमेरिकियों को 3 हफ्ते बाद लगी। क्यूबा में परमाणु बम रखा गया, लेकिन उसकी एजेंसी फेल थी, खुफिया एजेंसी जो थी। 3 हफ्ते बाद पता चला कि अरे बाप रे, ये तो क्यूबा में मिसाइल रख दिया उसने, परमाणु बम रख दिया रशिया ने। क्लियर है? सोवियत संघ ने। अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी, वहां के राष्ट्रपति थे कौन? जॉन एफ कैनेडी, नाम याद रखना। और उनके सलाहकार ऐसा कुछ भी करने से हिचकिचा रहे थे जिससे दोनों देशों के बीच में परमाणु युद्ध शुरू हो जाए। अब अमेरिका ने ही तो गिराया था जापान पे बम, तो वो तो जानता था कि परमाणु बम से कितना नुकसान होता है। और रशिया जो था वो परमाणु बम अमेरिका के बिल्कुल नज़दीक रख चुका था। ऐसा थोड़ा था कि रशिया से अभी ले जाएगा फिर गिराएगा, उसके रेंज में रख चुका था। परमाणु बम वहां से छोड़ता और वो तहस नहस हो जाता। तो परमाणु युद्ध से बचना चाहते थे कौन? जॉन एफ कैनेडी, जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे। क्लियर है? लेकिन वे इस बात को लेकर दृढ़ थे कि ख्रुश्चेव क्यूबा से मिसाइलों को और परमाणु हथियारों को हटा ले। वो इस बात पर भी अड़े थे कि ठीक है, हम लड़ाई नहीं करेंगे, क्योंकि परमाणु हमला हम नहीं चाहते कि हम तुम पे करें या तुम हम पे करो, लेकिन इन मिसाइलों को और परमाणु हथियारों को जल्दी से हटाओ। वो अड़े हुए थे अपनी बातों पे। कैनेडी, जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, कैनेडी ने आदेश दिया कि अमेरिकी जंगी बेड़ों को आगे करके क्यूबा की तरफ जाने वाले सोवियत जहाजों को रोका जाए। उन्होंने कहा कि पहले अमेरिकी जंगी जो बेड़ा है, जो नाव होती है ना बड़ी बड़ी जिस पे बहुत सारे फाइटर जेट्स रखे हुए होते हैं, तो जंगी बेड़ा को ले जाओ समुद्र में है, और जो रास्ते से रशियन आ रहे हैं क्यूबा में, पहले उनका रास्ता कट करो और क्यूबा को घेर लो और रशिया को उधर ही रोको। इस तरह अमेरिका जो था सोवियत संघ को मामले के प्रति अपनी गंभीरता की चेतावनी देना चाहता था। मतलब इससे वो क्या दिखाना चाहता था कि हम भाई सीरियस है, हमारे देश को टेंशन हो रहा है, इसीलिए अब तुम समझ जाओ कि हम ही कुछ कर सकते हैं या तुम्हारा कुछ बिगाड़ सकते हैं। ये मामला गंभीर हो चुका है, यह आसान नहीं है। हंसी हंसी में सब नहीं हो रहा कि तुमने मिसाइल रख दिया और हमने अपना जंगी बेड़ा भेज दिया। हम लोग गंभीर हो चुके हैं अपने देश की सुरक्षा को लेकर। ऐसी स्थिति में यह लगा कि युद्ध होकर ही रहेगा। अब तो लगा कि अरे बाप रे, अमेरिका ने भी सेना भेज दी, इधर से रशिया की सेना, और युद्ध तो लगता है कि हो ही जाएगा। ऐसा एक कहानी हमारे देश के साथ भी हुआ था, थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं इसको। 1971 में जब हमारा और पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी, तो पाकिस्तान के कहने पे अमेरिका ने एक जंगी बेड़ा भेजा था हिंदुस्तान पर अटैक करने के लिए। अमेरिका ने तो रशिया और इंडिया में समझौता हुआ था, इसमें आगे पढ़ेंगे हम लोग। और
उसमें कि तुम्हारे देश के ऊपर कोई दूसरा देश अटैक करेगा, दूसरा देश इंटरफेयर करेगा तुम्हारा पाकिस्तान के बीच में, तो रशिया उसको रोकेगा। तो अमेरिका के जंगी बेड़े को चारों तरफ से रशिया ने घेर लिया था, तो अमेरिका को वापस जाना पड़ा था। लेकिन यहाँ पर क्या है, अमेरिका ने रशिया को रोक दिया है और बोल रहा है कि अपना मिसाइल ले जाओ यहाँ से। क्लियर है? और दुनिया को क्या लग रहा है कि लगता है कि अब युद्ध हो जाएगा। इसी को क्यूबा मिसाइल संकट के नाम से जाना जाता है। समझ में आया? इसी घटना को अब पूरी दुनिया टेंशन में है, तो ऐतिहासिक चीज होगी ना, क्योंकि तीसरा वर्ल्ड वार कोई नहीं चाहता था। समझ में आया? 2 वर्ल्ड वार में इतना भयानक नुकसान हो चुका था कि तीसरा वर्ल्ड वार में तो एटम बम डिस्कवर हो चुके थे, कई देश नक्शे से समाप्त हो जाएंगे। इस संघर्ष की आशंका ने पूरी दुनिया को बेचैन कर दिया था। यह टकराव कोई आम युद्ध नहीं होता। यदि युद्ध हो जाता तो कई देश खत्म हो जाते, छोटे छोटे। समझ में आया? और बड़े बड़े देशों को भी बहुत नुकसान होता, क्योंकि एटॉमिक बम सबके पास था यूएसएसआर के पास भी और अमेरिका के पास भी। अंततः दोनों पक्षों ने युद्ध टालने का फैसला किया। लड़ाई नहीं हुई, भगवान की दया से लड़ाई नहीं हुई, जान भी बच गया और धन भी बच गया, और दुनिया ने चैन की सांस ली। सोवियत संघ के जहाजों ने या तो अपनी गति धीमी कर ली या वापसी का रुख कर लिया। अब जहाज तेजी से आ रहा है तो गति है तो धीमा करेगा, तब तो मोड़ेगा उसको। तो सोवियत संघ के जहाज भी लौट गए और ये भी जहाज लौट गए लेकिन क्यूबा मिसाइल संकट शीत युद्ध का चरम बिंदु था। मतलब पराकाष्ठा, सबसे टॉप लेवल का सिचुएशन था कि अब युद्ध हो जाएगा, अब युद्ध हो जाएगा। लेकिन ऐसा मतलब मिसाइल संकट मतलब दोनों आपस में जंगी बेड़ा युद्ध नहीं किया और जंगी बेड़ा वापस लेके चले गए, रशिया भी अपने घर और ये भी अपने घर। लेकिन दोनों में टेंशन खत्म नहीं हुआ। अभी भी हम बाहुबली कि तुम बाहुबली, मैं सुपर पावर कि तुम सुपर पावर, क्यूबा मेरा कि क्यूबा तुम्हारा। इसके लिए दोनों लोग हथियार जुटाने में लग गए अपने ही अपने, मतलब कंपटीशन हो गया, प्रतिस्पर्धा हो गई दोनों देश में। शीत युद्ध सोवियत संघ और अमेरिका तथा इनके साथी देशों के बीच प्रतिद्वंद्विता, तनाव और संघर्ष की एक श्रृंखला के बीच में जारी रहा। ये चलता ही रहा है अभी भी थोड़ा थोड़ा करके। हालांकि टेंशन थोड़ा कम हुआ था लेकिन चल रहा था, पूरा समाप्त नहीं हुआ था कोल्ड वॉर। सौभाग्य से इन तनाव और संघर्षों ने युद्ध का रूप नहीं लिया, यानी इन देशों के बीच में कोई पूर्णव्यापी रक्त रंजित युद्ध नहीं छिड़ा। ठीक है? अमेरिका में और रशिया में या यूएसएसआर में फाइनली रक्त रंजित युद्ध कि लोग मारे जाए, वैसा युद्ध नहीं छिड़ा। विभिन्न इलाकों में युद्ध हुए, जो छोटे छोटे देश इनको समर्थन कर रहे थे या कई इलाके थे छोटे छोटे, युद्ध हुए, लेकिन बहुत बड़ा युद्ध या एटॉमिक लेवल का युद्ध नहीं हुआ। क्लियर है? ऐसा भी नहीं हुआ था कि कहीं भी युद्ध नहीं हुआ, किसी किसी इलाके में हुआ, थोड़ी बहुत झड़प हुई, थोड़े बहुत लोग मारे गए, लेकिन बहुत बड़े लेवल पर युद्ध नहीं हुआ। दोनों महाशक्तियां और उनके साथी देश इन युद्धों में संलग्न रहे। वे क्षेत्र विशेष के अपने साथी देश की मददगार बने रहे और सम्मिलित रहे, इन्वॉल्व रहे। तीसरे विश्व युद्ध से बच गई। अमेरिका अपने साथी देश का सपोर्ट कर रहा था, यूएसएसआर अपने साथी देश का सपोर्ट कर रहा था। मान लो कि छोटे छोटे देश लड़ रहे हैं तो उसको तो अमेरिका को और रशिया को सपोर्ट करना पड़ेगा ना। लेकिन भगवान की दया से तीसरा विश्व युद्ध नहीं हुआ, ये बच गया। समझ आ रहा? शीत युद्ध सिर्फ जोर आजमाइश, सैनिक गठबंधन अथवा शक्ति संतुलन का मामला भर नहीं था, बल्कि इसके साथ साथ विचारधारा के स्तर पर भी वास्तविक संघर्ष जारी था। देखो, विचारधारा की भी लड़ाई थी इनकी। रशिया की विचारधारा बिल्कुल अलग थी और अमेरिका की विचारधारा बिल्कुल अलग थी। तो ये विचारधारा की भी लड़ाई थी कि आपका विचारधारा आगे बढ़ेगा कि हमारा विचारधारा आगे बढ़ेगा। समझ रहे हो?
विचारधारा की लड़ाई इस बात को लेकर थी कि पूरे विश्व में राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक जीवन को सूत्रबद्ध करने का सबसे बेहतर सिद्धांत कौन है। जो अमेरिका में चल रहा है सिद्धांत वो सबसे बेहतर है, पूरी दुनिया उस रास्ते पे चलेगी, या जो रसिया में सिद्धांत चल रहा है, जो यूएसएसआर में सिद्धांत चल रहा है, उस पे पूरी दुनिया चलेगी। अब जो बाहुबली होगा, जो सुपर पावर होगा, उसी में पूरी दुनिया चलेगी। तो सिद्धांत कौन कौन से थे, अमेरिका में कौन से सिद्धांत थे और यूएसएसआर में कौन से सिद्धांत थे, ध्यान से सुनना। पश्चिमी गठबंधन का अगुवा अमेरिका था। वह गुट उदारवादी लोकतंत्र और तथा पूंजीवाद का समर्थक था। ठीक है, तो अब इसमें समझेंगे कि ये उदारवाद क्या होता है, उदारवाद क्या होता है और पूंजीवाद क्या होता है। ठीक है, उदारवाद होता है कि वह सिद्धांत कि सभी लोगों को समान रूप से स्वतंत्र रहने का अधिकार मिलने चाहिए, सभी लोग बराबर है, समानता एवं स्वतंत्रता। और पूंजीवाद क्या होता है, पूंजीवाद एक आर्थिक व्यवस्था होती है जहां निजी व्यवसाय और व्यापार को प्रोत्साहित किया जाता है। जैसे हमारे यहाँ कोई अपनी छोटी सी कंपनी खोलता है या अपनी दुकान चलाता है या बड़ा सा कंपनी खोलता है, चाहे वो मुकेश अंबानी हो या रतन टाटा हो, वो अपनी कंपनी के मालिक हैं। इसको कहते हैं पूंजीवाद। समझ रहे हो बात को, क्या कहते हैं, पूंजीवाद। तो उदारवाद लोकतंत्र मतलब कि सभी लोग बराबर हैं और जिसको जनता चुनेगी वही देश पे शासन करेगा। ये कहाँ पे था, अमेरिका में ये विचारधारा चल रही थी, जो हमारे भारत देश में भी चलती है। लेकिन रसिया में, सोवियत यूनियन में क्या था, सोवियत संघ में पूर्वी गठबंधन का अगुवा मतलब मेन लीडर था सोवियत संघ, और इस गुट की प्रतिबद्धता समाजवाद तथा साम्यवाद के लिए थी। समाजवाद क्या होता है और साम्यवाद क्या होता है देखो, साम्यवाद और समाजवाद को समझते हैं। समाजवाद एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम होता है जिसमें किसी कंपनी का या किसी भी सिस्टम का जो पैसा जनरेट कर रहा है उसका मालिक पूरा समाज होता है, उसका फायदा पूरे समाज में बंटता है। जैसे हमारे यहाँ अमूल कंपनी है, अमूल का दूध पीते हैं हम लोग। अमूल कंपनी की शुरुआत कैसे हुई थी, अमूल जो किसान गुजरात के थे उनका दूध बिजनेसमैन लोग खरीद के, सस्ते में खरीद के और मुंबई ले जाके महंगे में खरीद के और मोटा पैसा कमाते थे। तो वहाँ के लोगों ने डिसीजन लिया, उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उन लोगों को सपोर्ट किया और उन लोगों ने डिसीजन लिया कि हम लोग पूरा गांव मिलके दूध को इकट्ठा करेंगे, पूरा गांव मिलके गाड़ी का व्यवस्था करेंगे और पूरा गांव मिलके वहाँ पे बेचेंगे और जो भी फायदा होगा वो पूरा गांव आपस में बांट लेंगे। तो ये ऐसी व्यवस्था होगी तो इसको कहते हैं समाजवाद। और जिसमें जिसने कंपनी बनाया वही कंपनी का प्रॉफिट का मालिक होगा, बाकी लोग पेमेंट पे काम करेंगे, वो व्यवस्था क्या होती है, पूंजीवाद। तो अमेरिका में पूंजीवाद था, हमारे यहाँ पूंजीवाद है, और रशिया में समाजवाद था, यूएसएसआर में समाजवाद था। लेकिन यूएसएसआर में साम्यवाद भी था, अमेरिका में लोकतंत्र था, हमारे यहाँ लोकतंत्र है। अब साम्यवाद और लोकतंत्र क्या होता है, लोकतंत्र में जनता को बराबर अधिकार होता है कि वो अपनी सरकार को वोट देके चुन सकती है, लेकिन साम्यवाद में नहीं हो सकता। पब्लिक को फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, तुम पब्लिक सरकार की बुराई नहीं कर सकते, तुम सरकार के खिलाफ आंदोलन नहीं, अनशन नहीं कर सकते, धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते, जेल में चले जाओगे। तुम स्ट्राइक, कंपनी में मजदूर यूनियन होते हैं ना,
तुम कंपनी में यूनियन नहीं बना सकते, कोई भी गुट नहीं बना सकते, कंपनी में स्ट्राइक नहीं कर सकते कि मेरी सैलरी बढ़ाओ नहीं तो हम लोग काम नहीं करेंगे। तमाम तरीके की पाबंदियां होती है। समझ में आया? तो ये चीजें थी। तो ये विचारधारा की भी लड़ाई थी कि अमेरिका वाला स्टाइल से पूरी दुनिया चलेगा या यूएसएसआर के स्टाइल से पूरी दुनिया चलेगा। समझ में आया? अब जो जीतेगा उसी के तरीके से दुनिया चलेगा। तो लड़ाई तो अभी समाप्त हुई नहीं है, अभी तो मिसाइल संकट समाप्त हुआ है ना। रशिया अपने यहाँ चला गया, अमेरिका अपने यहाँ चला गया, लेकिन अभी पूरी लड़ाई समाप्त नहीं हुई है। पूंजीवाद मतलब मेरी कंपनी है, मैंने कंपनी बनाया, मैंने एक बहुत बड़ी कोचिंग बना दी जिसमें कि अभी एक कोटा में कोचिंग खुली है जो 8,000 करोड़ का टोटल टर्नओवर है, या जो भी बोलो उनका। अलख पांडे जी का कोचिंग है, वो ऑनलाइन भी पढ़ाते हैं, ऑफलाइन भी पढ़ाते हैं। तो वो एक कंपनी है, तो कंपनी का मालिक अलख पांडे जी हैं जिनकी कंपनी है। लेकिन यदि वही चीज समाजवाद में रहता तो वो फायदा सब लोगों में बट जाता, जितने लोग काम कर रहे हैं, उनको पैसा बराबर मिलता। लेकिन पूंजीवाद में फायदा जो मालिक है उसके पास चला गया। समझ में आया? तुम्हारे पिताजी के अंडर 5 लोग काम कर रहे हैं तो 5 लोग अपना मजदूरी लेंगे, लेकिन सारा कॉन्ट्रैक्ट का पैसा, ठेका का पैसा कौन जाएगा? इसके पास, पिताजी के पास। तो ये पूंजीवाद है। लेकिन 5 लोग मिल के टीम बना लिया और काम किया और 5 लोग आपस में बांट लिए बराबर बराबर। तो क्या हो गया? समाजवाद हो गया। समझ रहे हो? तो कहानी अभी बाकी है। समझ में आया? अभी खत्म नहीं हुआ है। इस चैप्टर के अंत में शीत युद्ध समाप्त होगा, कोल्ड वॉर समाप्त होगा। दूसरे विश्व युद्ध का अंत समकालीन विश्व राजनीति का एक मुख्य पड़ाव है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद अब वो हो गया ना कि कौन लोग पावरफुल रहेगा पूरी दुनिया में। देखो क्या हुआ था। सन 1945 में मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्रों के बीच विश्व युद्ध 1939 से 1945 के बीच हुआ। यह याद रखना डेट की समाप्ति हुई। समाप्ति 1945 में हुई। मित्र राष्ट्रों की अगुवाई में कौन कौन था? अमेरिका था, सोवियत संघ भी था, एक ही टीम से थे दोनों, ब्रिटेन था, फ्रांस था। लेकिन धुरी राष्ट्र की टीम में कौन था? जर्मनी, जिसका लीडर कौन था? हिटलर, जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का बदला लेने आया था। क्लियर है? उसके बाद इटली, इटली के साथ भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कुछ धोखा हुआ था जिसका बदला लेने आया था। और जापान, यह अपने पावर प्रदर्शन में था। ठीक है? तो यह धुरी राष्ट्र की हार हो गई थी, मित्र राष्ट्रों की जीत हुई थी। इस विश्व युद्ध में लगभग सभी ताकतवर देश शामिल थे। यह युद्ध यूरोप से बाहर के इलाके में भी फैला हुआ था, जैसे जापान, एशिया के भी पूर्व एशिया तक फैला हुआ था। चीन, वर्मा, भारत के भी कुछ इलाके से लोग गए थे लड़ने के लिए, गांधी जी ने भेजा था, जिनको कि जर्मनी वालों ने अरेस्ट कर लिया था। तो सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज बनाया था वहीं पे। समझ में आया? तो बहुत ज़्यादा जनहानि हुई और धनहानि हुई, बहुत लोग मारे गए थे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ था? 1914 से 1918 के बीच। ठीक है? पहले विश्व युद्ध ने सबको तो दहला ही दिया था, लेकिन दूसरा विश्व युद्ध इससे भी बड़ा भयानक विश्व युद्ध हुआ था। क्लियर है? तो पहला युद्ध था, बहुत खतरनाक हुआ था। 1914 से 18 के बीच में पहला विश्व युद्ध हुआ था, वो भी बहुत भयानक था। लेकिन दूसरा विश्व युद्ध भी बहुत खतरनाक था, भयानक था। दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति से ही शीत युद्ध की शुरुआत हो गई थी, कि दूसरे युद्ध में सब लोग बर्बाद हो चुके थे विश्व युद्ध में, लेकिन कौन पावरफुल बना था? अमेरिका और यूएसएसआर। तो अब होगा ना कि भाई तुम बड़े कि हम बड़े। समझ रहे हो? अगस्त 1945 में अमेरिका ने जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी, याद रखना, पर परमाणु बम गिराए और जापान को घुटने टेकने पड़े। क्लियर है? इसके बाद दूसरे विश्व युद्ध का अंत हुआ।
जैसे ही नागासाकी पे बम गिरा, हिरोशिमा पर भी अंत नहीं हुआ। जापान अभी भी लड़ रहा था अंतिम सांस में, लेकिन नागासाकी पे बम गिरा तो उसकी हिम्मत टूट गई और सरेंडर कर दिया। परमाणु बम गिराने के अमेरिकी फैसले की आलोचनाओं का तर्क है कि आलोचकों का तर्क है कि अमेरिका इस बात को जानता था कि जापान आत्मसमर्पण करने वाला है। ये बात सही है, जापान ज़्यादा दिन तक अमेरिका से नहीं लड़ सकता था, लेकिन फिर भी इतना बड़ा विध्वंस अमेरिका ने किया, उसके मन में एक स्वार्थ छुपा था कि जो परमाणु बम आइंस्टाइन ने बना के अमेरिका को दिया है वो कितना विध्वंसक है, और उसी के बेसिस पे वो पूरी दुनिया पे राज करने वाला था कि उसके हथियार में कितनी ताकत है। समझ रहे हो, वो कितने लोगों को मार सकता है। ये टेस्ट था, पहला प्रॉपर टेस्ट हुआ था हिरोशिमा में, नागासाकी में प्रॉपर नहीं हुआ था। जो विमान लेके जा रहा था उसका ईंधन खत्म हो गया, वो थोड़ा सा पहले ही गिर गया था, नुकसान हुआ लेकिन ज़्यादा नहीं हुआ था। ऐसे में बम गिराना गैर जरूरी था। अमेरिका का लोग, कुछ लोग आलोचना करते हैं कि जब जानता था कि जापान हार जाएगा तो क्यों बम गिराया, इतने लोग मारे गए फोकट में। इन आलोचकों का मानना है कि अमेरिका की इस कार्रवाई का लक्ष्य सोवियत संघ को एशिया तथा अन्य जगहों पर सैन्य और राजनीतिक लाभ उठाने से रोकना था। अच्छा, तो आलोचक सोच रहे थे कि यदि हम इस बम का प्रदर्शन करते हैं तो दूसरा पावरफुल कंट्री कौन है? रसिया। रसिया भले ही मित्र राष्ट्र के साथ ही था, लेकिन उसको पता था कि दूसरा पावरफुल यूएसएसआर बनेगा, सोवियत संघ बनेगा। तो सोवियत संघ के प्रभुत्व को, उसके पावर को कम करने के लिए, उसको डराने के लिए, उसको मानसिक प्रेशर जनरेट करने के लिए, उसको धमकाने के लिए इन्होंने बम गिराया कि देख भाई मेरे पास इतना पावरफुल बम है। समझ में आया? वह सोवियत संघ के सामने यह भी जाहिर करना चाहता था कि अमेरिका ही सबसे बड़ी शक्ति है, मतलब सुपर पावर है, और पूरी दुनिया अमेरिका के रास्ते पे चलेगी। अमेरिका के समर्थकों का तर्क था कि अब ये तो हो गया उसके दुश्मनों का तर्क, जो उसकी आलोचना कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका के लोगों का क्या कहना है? युद्ध को जल्दी से जल्दी समाप्त करने तथा अमेरिकी तथा साथी राष्ट्रों के आगे की जनहानि को रोकने के लिए कि ज़्यादा लोग नहीं मरे, परमाणु बम गिराना जरूरी था, क्योंकि जापान जल्दी हार नहीं मान रहा था। समझ रहे हो? विश्व युद्ध की समाप्ति के कारण कुछ भी हो, चाहे रसिया अपनी जगह पे सही हो, यूएसएसआर अपनी जगह पे सही हो, या अमेरिका के सपोर्टर अपनी जगह पे सही हो, लेकिन इसका परिणाम क्या हुआ? विश्व युद्ध तो रुका 1945 में, लेकिन परिणाम यह हुआ कि वैश्विक राजनीति के मंच पर दो महाशक्तियों का उदय हुआ। कौन कौन तुमको पता ही है। जर्मनी तो हार चुका था, जापान हार चुका था, यूरोप तथा शेष विश्व के लोग विध्वंस का मार झेल रहे थे, मतलब बहुत नुकसान हुआ था बम गोला बारूद से। बचा कौन? अमेरिका और सोवियत संघ विश्व की सबसे बड़ी शक्ति बने थे। इनके पास इतनी क्षमता थी कि विश्व के किसी भी घटना को प्रभावित कर सके, कहीं भी अटैक कर सके, या किसी भी मामले में दखल दे सके, चाहे प्रेम से या जबरदस्ती। अमेरिका और सोवियत संघ का महाशक्ति बनने की होड़ एक दूसरे के मुकाबले खड़ा होना शीत युद्ध का कारण बन गया। अब इनके आपस का ही युद्ध, दोनों ने मिलकर लड़ाई जीती, अब इनकी खुद की लड़ाई हो गई कि तुम बड़े कि हम बड़े। तो यही किसका कारण हो गया? शीत युद्ध का। शीत युद्ध शुरू होने के पीछे यह भी काम कर रही थी कि परमाणु बम से होने वाले विध्वंस की मार झेलना किसी भी राष्ट्र के बूते की बात नहीं थी। शीत युद्ध शुरू होने के लिए परमाणु बम भी एक था कि भाई कोई भी किसी पे परमाणु बम छोड़ देगा तो वो इसको संभाल नहीं पाएगा, इतना बर्बादी होगा कि संभाल नहीं पाएगा। तो वो लोग धमकी ही देते रह गए, हम मार देंगे तो हम मार देंगे, तुम आगे मत बढ़ो तो तुम ये करो। समझे? लेकिन रक्त रंजित लड़ाई नहीं हुई, शीत युद्ध तक ही रह गई। समझ में आया? यह एक सीधा साधा लेकिन
असरदार तर्क था। जब दोनों महाशक्तियों के पास इतनी क्षमता कि परमाणु हथियार हों कि वे एक दूसरे को असहनीय क्षति पहुंचा सके, इतनी एक दूसरे को क्षति पहुंचा सकते जिसको सहन नहीं कर सकता था देश और टूट सकता था। अमेरिका रशिया पे बम गिरा दे, यूएसएसआर अमेरिका पे बम गिरा दे, दोनों ऐसे बर्बाद हो जाएंगे कि टूट जाएंगे। लेकिन ऐसे में दोनों के बीच रक्त रंजित युद्ध होने की संभावना कम रह जाती। क्यों? क्योंकि दोनों डर रहे थे। उकसावे के बावजूद कोई भी पक्ष युद्ध की जोखिम उठाने को तैयार नहीं था, मोल नहीं लेना चाहता था, क्योंकि युद्ध से राजनीतिक फायदे चाहे कुछ भी हो, किसी को भी हो, लेकिन इससे होने वाले विध्वंस को औचित्यपूर्ण नहीं ठहराया जा सकता है। कभी भी उसको सही नहीं मान सकते, इतने लोग मारे जाते हैं। समझ में आया? परमाणु युद्ध की सूरत में दोनों पक्षों को इतना नुकसान उठाना पड़ता कि उनमें से कौन विजेता होता यह तय करना असंभव होता। अरे भाई, तुम्हारे पास 10% आर्मी बच गई और रशिया यूएसएसआर की पूरी आर्मी मारी गई, तो तुम्हारा तो नुकसान इतना ज़्यादा हो गया कि किस काम का फायदा, किस काम के तुम जीते कि सारे लोग तुम्हारे मारे गए। समझ में आया? अगर कोई अपने शत्रु पर आक्रमण करके उसके परमाणु हथियारों को नाकाम करने की कोशिश करता, तब भी दूसरे के पास उसे बर्बाद करने लायक हथियार बच जाएंगे। मतलब ऐसी स्थिति थी, ऐसे ऐसे हथियार थे कि मान लो कि कोई एक देश के जासूस चोरी से घुस गए दूसरे देश में और उसके सारे परमाणु बम को डिफ्यूज कर दिया, बर्बाद कर दिया, लेकिन फिर भी उसके पास इतने अलग अलग टाइप के हथियार थे कि वो हमला कर देता और दूसरे देश को बहुत नुकसान पहुंचा देता। इसे अपरोध का तर्क कहा गया। मतलब इसी तर्क को माना गया कि भाई ये शीत युद्ध तक ही लड़ाई समाप्त हो गई, फाइनल लड़ाई रक्त रंजित नहीं हुई। दोनों ही पक्षों के पास एक दूसरे के मुकाबले परस्पर नुकसान पहुंचाने की इतनी क्षमता होती है कि कोई भी पक्ष युद्ध का खतरा उठाना नहीं चाहता। इस तरह महाशक्तियों के बीच गहन प्रतिद्वंदिता होने के बावजूद शीत युद्ध रक्त रंजित युद्ध का रूप न ले सका। इसकी तासीर ठंडी रही। पारस्परिक अपरोध इस स्थिति ने युद्ध तो नहीं होने दिया, लेकिन यह स्थिति पारस्परिक प्रतिद्वंदिता को नहीं रोक सकी। दोनों के बीच में प्रतिद्वंदिता चलती रही। समझ में आया? कंपटीशन चलता रहा। दोनों सेना अपनी बढ़ाते गए और दोनों हथियार जुटाते गए, बढ़ाते गए। समझ में आया? शीत युद्ध फाइनल रक्त रंजित नहीं हो रहा है, लेकिन कंपटीशन चल रहा है। शीत युद्ध की प्रमुख सैन्य विशेषताओं पर ध्यान दें। इसमें दो महाशक्तियों और उनके अपने अपने गुट थे। इस परस्पर प्रतिद्वंदी गुटों में शामिल देशों की अपेक्षा थी कि वे तर्कसंगत और जिम्मेदार भरा व्यवहार करेंगे। मतलब ये था, मान लो कि यूएसएसआर के टीम में कुछ देश हैं और अमेरिका के सपोर्ट में कुछ देश है। अब खामखा अमेरिका भी बच रहा है युद्ध से और रशिया भी चाहता है कि युद्ध नहीं हो, और जो छोटे छोटे चिरकुट से देश जो उनके साथ खड़े हैं, तो उसको तो अमेरिका ने वचन दिया कि हम तुमको बचाएंगे, इधर रशिया ने वचन दिया कि हम तुमको बचाएंगे। वो दोनों आपस में किसी चलते लड़ गए। अब उनके चलते उसको बचाने वो आएगा, इसको बचाने आएगा, तो इनका लड़ाई हो जाएगा। तो ये आशा की गई थी अपने सपोर्टरों से कि आप जिम्मेदारी भरा व्यवहार रखेंगे, खामखा लड़ाई या कोई भी फालतू का काम नहीं करेंगे। इन देशों को एक विशेष अर्थ में तर्कसंगत और जिम्मेदारी भरा बर्ताव करना था। परस्पर विरोधी गुटों में शामिल देशों को समझना था कि आपसी युद्ध में जोखिम है, क्योंकि संभव है कि इसकी वजह से दो महाशक्तियों के बीच युद्ध ठन जाए। मान लो भारत पाकिस्तान एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं और दोनों एक एक गुट में शामिल हो गए, तो भारत पाकिस्तान के अपनी लड़ाई के चलते कहीं यूएसएसआर और उसकी लड़ाई ना हो जाए। समझ रहे हो? ये एक एग्जाम्पल है। भारत किसी गुट में शामिल नहीं था, एग्जाम्पल दे रहे। तो इसीलिए जो छोटे छोटे देश थे उनको जिम्मेदारी भरा काम करना था, सोच रखनी थी कि फालतू की छोटी लड़ाई के चलते बड़ी लड़ाई ना हो जाए। इसीलिए छोटी लड़ाइयों से भी
बचना है। समझ रहे हो बात को? जब दो महाशक्तियों और उनकी अगुवाई वाले टीमों के बीच पारस्परिक अपरोध का संबंध हो तो युद्ध लड़ना दोनों के लिए विध्वंसक साबित होगा। इस संदर्भ में जिम्मेदारी का मतलब संयम से काम लेना था। तीसरे विश्व युद्ध की जोखिम से बचना था। किसी भी मामले में, किसी भी कीमत पे विश्व युद्ध न छिड़ जाए, लोग यही चाहते थे। शीत युद्ध ने समूची मनुष्य जाति पर मंडराते खतरे को जैसे तैसे संभाल लिया। मतलब ये शीत युद्ध तक ही रह गया था। समझ में आया? अब हम लोग आगे पढ़ेंगे 2 ध्रुवीय विश्व का आरंभ। ठीक है।